हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वही फ्री बॉडी डायग्राम्स हम लोग को जो है तरीके से और पढ़ने हैं आगे। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, जो लोग नहीं आए थे उन लोगों ने पढ़ लिया है, वीडियो देखी, कुछ समझ में आता है? आता है? आ रहा था? अपूर्व आ रहा था? पढ़ ही नहीं तो क्या समझ आएगा। चलो इधर देखो। हाँ बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम्स हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने लास्ट में इंक्लाइंड प्लेन बताया होगा ना, फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़ रहे थे। इंक्लाइंड प्लेन के बाद कुछ बताया था? नहीं। चलो अच्छा, देखिए इसके बाद ध्यान दो बेटा। जैसे मान लीजिए कुछ मासेस जो हैं स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं आपस में। ये एक मास m1, एक मास m2, एक मास m3, सही है। ये मासेस जो हैं आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। ये अलग स्प्रिंग है, ये अलग स्प्रिंग है, और ये क्या है? अलग स्प्रिंग है, ठीक है। यहां से एक फोर्स लगाया गया F। ये फोर्स लगाने से ये तीनों के तीनों एक साथ एक्सेलरेट करना शुरू हुए, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन क्या है? सेम। तीनों का ही एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग क्या करना? एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेना। मतलब F इज इक्वल टू ma होता है, फोर्स की जगह फोर्स रखना, मास की जगह रखना m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू क्या कर देना? a। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये एक्सेलरेशन आ गया, समझ लीजिएगा। अब जब इस स्ट्रिंग को खींचा गया होगा तो इन दोनों के बीच की स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हुआ होगा। तो इस वाली स्ट्रिंग में इसके खिंचाव की वजह से टेंशन क्रिएट हुआ T1। ये बात समझ आ गई? और जब ये खींचेगा तो T1 टेंशन ही तो इसको खींचेगा। इस F की वजह से T1 टेंशन क्रिएट हुआ, और यही T1 टेंशन इधर लगेगा और इसको क्या करेगा अपनी तरफ, और इसको दोनों को T1 खींचेगा। बात समझ आ रही है? तो T1 F का काम है तीनों को खींचना, T1 का काम है इन दोनों को खींचना। यहां तक समझ में आ गया? अब इधर जब ये दोनों खींचेंगे तो यहां एक तनाव क्रिएट होगा T2, और यहां T2 क्रिएट होगा तो यहां भी T2, और ये T2 किसको खींचेगा? M3 को खींचेगा। भाई जब एक स्प्रिंग खींचेगी वैसे तो तनाव इधर भी और तनाव इधर भी क्रिएट होगा ना। बात समझ आ रही है? तो अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि T1 बताओ, क्या बताओ? सत्यम ध्यान देना है, T1। तो T1 भी तो एक तरीके का फोर्स ही है। तो T1 का फॉर्मूला भी तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा। तो मास की जगह क्या लिखोगे? m2 प्लस m3, क्योंकि T1 किसको खींच रहा है? m2 प्लस m3 को खींच रहा है। और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे? ये वाली वैल्यू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और अगर मान लो बोलता है T2 निकालो, तो T2 कैसे निकालोगे सत्यम भैया? देख रहे हो ना? तो T2 कैसे निकालोगे? फिर से ma लगाओगे, लेकिन T2 सिर्फ किस मास को खींच रहा है? m3। तो T इसकी जगह m3 लिखा और एक्सेलरेशन की जगह F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख दिया। आगे सबको समझ में करना है? कर दो, सिंपल। चलो ओ भाई साहब इधर देखो। अब आपको एक बात बता दें, इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या यहाँ पे इसका M1G लग रहा होगा? यहाँ क्या लग रहा होगा? M2G। यहाँ क्या लग रहा होगा? M3G। और ये M1G को कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R। इसको कौन बैलेंस करेगा? R2। इसको कौन बैलेंस करेगा? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने नीचे के वजन को बैलेंस कर रखा है। तो R1 M1G के बराबर, R2 M2G के बराबर, R3 किसके बराबर होगा? M3G के बराबर होगा। इनको दे दो बेटा, अनुज दे दो। हाँ, गायब मत कर देना समोसे।
पहले एक बैच आया करता था मेरे पास ना, उस सीढ़ियों से जब मम्मी वो कुछ नाश्ता पानी उतारती थी, नीचे लेके आती थी, तो हम तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो चुका होता था। हो गया? अच्छा, इसी तरीके से बेटा एक चीज और समझो। मान लीजिए कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, सब लोग देखना। ये ऐसी कोई एक टेबल, इस टेबल पे यहाँ एक पुल्ली लगा है, यहाँ पुल्ली लगा है, सही है। यहाँ एक मास रखा है, एम मास। इस मास से एक स्ट्रिंग ऐसे लटकाई गई, यहां से एक मास कनेक्ट किया गया m1। इस मास से एक और स्ट्रिंग लगा के यहां एक मास कनेक्ट किया गया m2। बात समझ में आ गई? अब ये वाली स्ट्रिंग और वो वाली स्ट्रिंग अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। आप मान के चलो कि ये m2 मास m1 मास से बड़ा है और ये बीच में रखा हुआ है, ऐसे क्या है, m2 मास जो है वो m1 मास से क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ये खींचेगा, तो ये वाला मास नीचे की तरफ आएगा a एक्सेलरेशन से, और उतने ही एक्सेलरेशन से ये वाला मास कहाँ जाएगा, ये किधर जाएगा, ये इधर खिसकेगा। इसका एक्सेलरेशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आया समझ में? अब आप लोग देखो कि एफवीडीज के हिसाब से हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ये वाला मास, यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1, समझ गए, और यहाँ पे वेट क्या लग रहा है M1G। यहाँ के तनाव, यहाँ पे M2G लग रहा है और यहाँ क्या लग रहा है T2। दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो हमने अलग अलग टेंशन ले लिया। समझ में आ गया? अब देखो शुरुआत कहाँ से होगी। सबसे पहले शुरुआत होगी इसके वजन से। mg वेट कहाँ एक्ट करेगा, ये mg स्ट्रिंग पे क्या लगाएगा, टेंशन, और यहाँ का टेंशन यहाँ ट्रांसफर होगा जिसकी वजह से ये मास इधर खींचेगा। नहीं समझ पाए? ये टेंशन इस मास को जब इधर खींचेगा तो ये मास इस स्ट्रिंग को इधर खींचेगा और फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, टेंशन, और यहाँ के टेंशन से क्या क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये वजन उठेगा। आगे समझ में? अब इक्वेशंस क्या बनेगी, पहले इससे ये ऊपर जा रहा है, ये कहाँ है, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहां से T1 की वैल्यू निकल आएगी, समझ आ रहा है? यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, ये नीचे ज्यादा वजन लग रहा है ना, तो M2G माइनस T2, M2G माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A, ये दूसरी इक्वेशन। ज्यादा समझ में आया? इन दोनों टेंशन में से कौन ज्यादा होगी, T2 टेंशन जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है किससे ज्यादा होगी, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू MA। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या लगेगा, ये थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसके R ने इसके mg को क्या किया होगा, बैलेंस किया होगा, इसलिए यही तीन इक्वेशन बनेंगी। अब यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेना, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू। नहीं समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। दो ट्रॉली है, 20 ग्राम की और 40 ग्राम की, दोनों को आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। इस स्ट्रिंग पे ये T तनाव लगता है, सही है। अब 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे 1.5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया, ये। तो आपका सवाल क्या है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक्स का, ठीक है, दोनों का तो सेम ही होगा, और टेंशन इन दोनों के बीच में कितनी है, ठीक है। कर लो भी मुझसे, कर लो ट्राई।
आइए देखिए, जिसका नहीं आया वो बोर्ड पे देख ले। सबसे पहले तो बेटा तन्वी देखिए, तन्वी 1.5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया गया। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट प्रियांशु इन दोनों को खींचेगा? हाँ, तो फोर्स का F cos थीटा 1.5 cos 30 कंपोनेंट जो है इन दोनों को खींचेगा। बात समझ में आ गई? तो F इक्वल्स टू आप लोग मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो। F की जगह क्या लिखोगे? 1.5 cos 30। मास की जगह क्या लिखे? 60 ग्राम है तो 60 डिवाइडेड बाई 1000 kg हो जाएगा। क्या गया समझ में? तो ये हो गया 1.5 इंटू √3/2 0.06 एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करके? कितना आएगा बेटा? 1/40। अच्छा, आपने केजी नहीं चेंज किया होगा इसको, कोई बात नहीं। किसी ने किया केजी चेंज कर दी? 21.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ये आ गया समझ में? अब भाई ग्राम में था, केजी चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब एक्सेलरेशन आ गया है, दोनों का ही यही एक्सेलरेशन होगा। अब क्या निकालना है? टी। चलो भाई देखो, ये वाला टी किसको खींचेगा? गुरु इधर देख लो, ये वाला टी किसको खींचेगा? 20। तो टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दो। टी निकालना है, इसका मास कितना है? 0.02 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 21.6 के न्यूटन में आ जाएगा आंसर। नहीं पल्ले पड़ा। अब आप ऐसे भी कर सकते हो और एक और तरीका भी लगा सकते हो, वही बता देते हैं। देखो, इस टेंशन को निकालने का एक तरीका तो ये हो गया, ऐसे भी कर सकते हो, कहीं कहीं ऐसे भी करता है। इस टी के अगेंस्ट कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? 1.5 cos 30। तो 1.5 cos 30 इधर माइनस टी इक्वल टू ये वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे भी टी निकाल सकते हो। देखिए फिर इसी से क्या लगाया? ये ना 1.5 से कहाँ आ जाएगा? 1.5 cos से आएगा, गलती फिर से करिए। नहीं बिना कॉस के आ गया और कॉस के साथ नहीं आया। अरे वो गलत है, ये वाला कोई मेथड नहीं है, वो गलत है। देखो जब सब लोग बेटा, ये जो 1.5 न्यूटन है इसके दो कंपोनेंट, एक है 1.5 cos 30 जो इन दोनों को खींच रहा है, और एक है 1.5 sin 30 जो ऊपर लग रहा होगा। वो तो mg को बैलेंस करेगा ना, इसलिए उसका कोई काम ही नहीं है, इसी से होगा। ठीक है बेटा, गलती से आ गया। वो मास इतने कम है ना कि लगभग वो बराबर ही आ गया। चलो हो गया। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन, एक 20 किलो की बॉडी को 10 किलो की बॉडी के साथ जोड़ दिया गया है और दोनों पे जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। सुन रहे हो? इस तरह से 5 न्यूटन का क्या लगाया गया? फोर्स लगाया गया। अब सवाल समझ लो, कितने फोर्स की वजह से, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये आगे की तरफ बढ़ने लगे, तो आप ये बताइए कि 20 किलो वाले पे कितना फोर्स लग रहा है और 10 किलो वाले पे कितना फोर्स लग रहा है? समझ गए सवाल? 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से इन दोनों को ढकेला जा रहा है, इन दोनों को ढकेलने की वजह से दोनों आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पे कितना फोर्स लगा होगा, इस पे कितना फोर्स लगा होगा एक्सेलरेशन के लिए। पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, है ना? F इज इक्वल टू क्या लगा दो?
एम ए। एफ की जगह क्या लिखोगे? मास की जगह 30 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/30 1/6। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5/30 दैट इज 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो दोनों का ही तो इतना एक्सेलरेशन होगा, है ना सत्यम? तो अगर सत्यम तुम्हें 20 किलो वाली पे मास पे फोर्स निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? एम ए। मास की जगह क्या लिखा? 20। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखा? तो 20/6 न्यूटन का लग रहा है 20 किलो वाले पे, और यहां लगाओगे तो फिर से एम ए लगाओगे। मास की जगह 10 इंटू 1/6 दैट इज 10/6 न्यूटन। मतलब 5 न्यूटन में से 20/6 लग रहा है पहले वाले पे और 10/6 लग रहा है इस पे, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? 1/6। नहीं समझ में आया क्या? जब सारा सवाल आगे बढ़ते हैं। हाँ कहा बेटा कृपा? ऐसा क्या पूछ? अच्छा नहीं आप इसलिए पूछ रहे थे ना, वो कहाँ है, आवाज आई थी तो आप देख नहीं रहे थे। अभी ध्यान गया था। चलिए ठीक है, आ गई। ये हो गया, हटाए? करो करो भैया, पढ़ाई पे ध्यान दो, रिवीजन करो, बार बार कह रहे हैं। बढ़े बहुत गर्मी है यार। बारिश जब होती है उसके बाद दिक्कत होती है। पड़ती कितनी है? 4 बूंद दिक्कत देती है ना? चलो ये वाला सवाल देखो भैया, बातें ना करो। ये एक टेबल है। क्या है? टेबल। इस टेबल पे 10 ग्राम का फोर्स इधर है और एक पुली से कनेक्टेड है एक 30 ग्राम का फोर्स, और ये है पुली ऊपर से सस्पेंडेड होगी। सवाल समझ लीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है। अगर ये डायग्राम अगर ऐसे ही है तो क्या ये डायग्राम सही है? नहीं, क्योंकि 30 ग्राम क्या करेगा? खींचेगा, 10 ग्राम ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसको ऐसे ही रखना है तो आप क्या करेंगे? 10 ग्राम को नीचे खींचेंगे, तो 10 ग्राम पे क्या लगाएंगे? नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तभी 10 ग्राम यहाँ टिक पाएगा। नहीं समझ पाए? अब सवाल सुनिएगा। 2 blocks of masses 10 and 30 gram are fastened to the ends of a cord which passes over a frictionless pulley। अभी इस पुली में कोई घर्षण बल नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। 10 ग्राम ब्लॉक रेस्ट्स ऑन द टेबल पर्स। 10 ग्राम का ब्लॉक टेबल पे ही रखा है, तो व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द 10 ग्राम ब्लॉक टू कीप इट ऑन द टेबल। तो इस 10 ग्राम में कितना नीचे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा होगा ताकि ये क्या रहे? वही बना रहे। पहली चीज तो ये निकालनी है। दूसरी चीज क्या निकालनी है? इस कंडीशन में इस स्प्रिंग पे तनाव क्या होगा, इसी कंडीशन पे स्प्रिंग पे तनाव कितना होगा फॉर द सेम कंडीशन। फिर क्या निकालना है? What will be the acceleration of the system and the tension in the cord when the force is withdrawn? अभी तो मैंने इसको खींचा हुआ है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा वो निकालना है, और कितना तनाव लग रहा होगा वो निकालना है। अगर ये फोर्स छोड़ दिया गया तो ये नीचे जाने लगेगा और ये कहाँ लगेगा? तो बताइए टेंशन पे, स्ट्रिंग पे टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा? आया समझ में? ट्राई करोगे? सोच लो, पहले खुद से सोच लो, फिर हम बताते हैं। अब देखो समझना क्या है यहाँ पे, हम क्या कह रहे थे कि ये 10 ग्राम और ये कितना ग्राम है? 10 ग्राम तो अपना वजन नीचे लगा ही रहा है, 30 ग्राम अपना वजन नीचे लगा ही रहा है। अगर दोनों 10-10 होते तो बैलेंस हो जाता।
ये 10 है वो 30 है, मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है, 20 ग्राम ही तो ज़्यादा है। तो हमें नीचे की तरफ 20 ग्राम फोर्स के हिसाब से तो काम करना है। मतलब जो मिनिमम फोर्स नीचे लगाया जाएगा ताकि वो बैलेंस रहे, वो 20 ग्राम फोर्स होगा। अरे मतलब 20 के हिसाब से लेंगे हम लोग। देखो mg लगाओगे, मास की जगह क्या लिखोगे, 20 ग्राम अपॉन 1000 इंटू जी की जगह क्या ले लो, 10 ले लो या 9.8 ले लो, जैसी आपकी मर्जी। ये आ गया 0.2 न्यूटन। अगर 9.8 लोगे तो 0.196 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो इसका बेटा, इस कंडीशन पे स्प्रिंग पे तनाव क्या होगा, अभी तनाव क्या होगा, इधर देखना, इधर देखना, इस टाइम पे तनाव निकालना है। क्या आएगा इस टाइम पे तनाव, एक तो टी ऊपर लग रहा है, टी कहाँ लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है नीचे। ये वाला m कौन है, तभी देखिएगा, ये वाला m इसका मास है जो g तक नीचे लग रहा है। और एक और चीज नीचे लग रही है, मिनिमम फोर्स जो हमने लगाया है। t ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, मिनिमम फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। क्या इसमें कोई एक्सीलरेशन है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इक्वल टू क्या लिख दोगे, तो T इक्वल टू हमें क्या करना है, बस mg प्लस मिनिमम फोर्स। तो T इक्वल टू मास की जगह क्या लिखा आपने, 0.01 इंटू 10 और मिनिमम फोर्स है 0.2, 0.3 न्यूटन का फोर्स टेंशन है। समझ आया कि नहीं आया, पक्का आ गया समझ में? अब लगे हाथ वो भी समझ लो। रिलीज कर दिया इनको, रिलीज्ड। अगर इनको रिलीज कर देंगे तब आप सोचिए, जब रिलीज कर दोगे तो 10 ग्राम वाला और ये 30 ग्राम वाला, सही है, दोनों पे टेंशन लगेगी। 10 ग्राम वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इस पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा, m1g। इस पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा, m2g। ये ऊपर जाएगा a एक्सीलरेशन से, ये नीचे आएगा a एक्सीलरेशन से। ये बात समझ में आ गई? जब भाई ये फोर्स हटा दिया गया तो ये कहाँ जाने लगेगा, ऊपर, ये कहाँ आने लगेगा। तो अगर ये ऊपर जा रहा तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, और यहां से क्या बनेगी, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। और उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और t निकाल देंगे। नहीं पल्ले पड़ा, दोनों इक्वेशन बनेगी t माइनस m1g इक्वल टू m1a, एक बनेगी ऊपर जाते समय, और नीचे आते समय m2g माइनस t इक्वल टू m2। अब सारी वैल्यूज पुट करके दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके t और a की वैल्यू निकाल दीजिएगा। आया समझ में? अरे यहाँ पे आप लोगों को t भी निकालना है, a भी निकाल, ये वाला t उठा के मत रख देना। ये वाला t तब है जब यहाँ नीचे क्या लग रहा था, ये वाला t कौन सा है, जब रिलीज कर दिया गया था। तो यहाँ तो t कैलकुलेट ही करना है, t और a हमें। समझ आया? करो भैया करो, बहुत गर्मी है आज। चलिए अगला सवाल है भैया, इधर ध्यान दोगे तो समझ आएगा। अगला सवाल है, हिमांक जो है पैराशूट से नीचे उतर रहे हैं, सुन रहे हो, इधर ध्यान दो। 70 kg हिमांक is being lifted by a helicopter with, अरे हंस क्या रहे हो इसमें, 70 kg person छोड़ो यार, हिमांक नहीं बोलते। A 70 kg person is lifted by helicopter with the help of rope which can bear a maximum tension of 100 kg weight। एक 70 किलो का पुरुष, बेटा फालतू में हंस रही है,
अनुश्री तो क्या हुआ? कुछ चलो चले खुद। तो एक 70 किलो का पुरुष जो है 100 के हेलीकॉप्टर से उसको उठाया जा रहा है रस्सी के जरिए, सही है। और वो रस्सी जो है 100 केजी वेट तक झेल सकती है। 1 केजी वेट में 10 न्यूटन होते हैं, तो 100 केजी वेट में कितने न्यूटन होंगे? 1000 न्यूटन। बात समझ आ रही है? तो इतने किलो के आदमी को इस रस्सी से ऊपर खींचा जा रहा है और रस्सी इतना झेल सकती है तनाव। तो बताइए कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से हेलीकॉप्टर उस आदमी को खींच पाएगा ऊपर? हेलीकॉप्टर जो है उस आदमी को कितने एक्सेलरेशन से ऊपर खींच पाएगा? सही है। तो पहली बात तो ये कि जब ऐसे हिमांग लटका होगा तो यहाँ तनाव लग रहा होगा, और क्या लगेगा? सबसे बड़ी चीज उसका वजन लगेगा। क्या लगेगा? mg लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है t जो होगा वो mg से ज्यादा होगा, तभी तो वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस mg इक्वल्स टू t की जगह क्या लोगे? 1000। मास कितना है? 70। g कितना है? 10। हिमांग कितना है? 70। और यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 1। तो 300 डिवाइडेड बाई 70 ये आएगा 300 इक्वल टू 70 यहां से निकालोगे एक्सेलरेशन। 30/7 इक्वल टू a 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। सबको समझ में? अगर यही क्वेश्चन पलट देता, हिमांग रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं तो कितनी धीमे धीमे उतरेगी रस्सी, टूटे ना। तो क्या करोगे? mg माइनस टी इक्वल टू ma कर दोगे। बस ऊपर जाएंगे तो t माइनस mg, नीचे जाएंगे तो mg माइनस टी। आगे सबको समझ में? बहुत बढ़िया। करना है क्या? ये भी क्वेश्चन लिखोगे? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हो गया, ठीक है। देखो इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, सुनो। A lift of mass 400 किलो is hung by a wire। एक 400 किलो की लिफ्ट जो है वो तार से जुड़ी हुई है, तो ऊपर से क्या लग रहा होगा? तनाव। नीचे से क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। सही बात है। आगे सुनो। कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर। तनाव क्या होगा तार में? इफ व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, पहले तो हमें तनाव बताने हैं। व्हेन इन रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पे हो तब तनाव बताना है। फिर बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो टेंशन पता करना है। और फिर तीसरे पार्ट में पता करना है मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक बार लिफ्ट रेस्ट पे है, तो लिफ्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या होएगा? लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? और एक बार नीचे आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हर सुनना, तो अगर नीचे आ रही है तो सॉरी यहाँ पे क्या है? रेस्ट पे। रेस्ट पे इसका मतलब टी और mg क्या है? बराबर है। तो मास की जगह लिखा 400, जी की जगह लिखा 10, ये आ गया 4000 न्यूटन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? और आ कहाँ रही है? नीचे। तो नीचे आ रही है तो किसको किससे माइनस करोगे? mg माइनस टी इक्वल टू क्या लगाओगे? ma। अपूर सुन रहे हो ना?
mg की जगह 400 इंटू 10 t निकालना है और एक्सेलरेशन कितना है, तो फिर से t 4000 आ जाएगा। मतलब चाहे कॉन्स्टेंटली नीचे चाहे कॉन्स्टेंटली ऊपर चाहे रेस्ट, एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, तनाव उतना ही लगेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, बेटा नीचे की तरफ आ रही है, इक्वेशन क्या बनाए, mg बोलिए mg माइनस t इक्वल टू ma। समझी? समझ नहीं आ रहा है, सर दर्द हुआ है, कोई बात नहीं, आराम। मास की जगह लिखा 400 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू 400 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे, यहां से टी निकाल लीजिए। आ गया समझ में, कर दो। ये सुनो बेटा, इधर ध्यान दे, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, देखिएगा इतना कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। When a mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof, देखो एक 10 किलो के मास को वर्टिकली सस्पेंड किया गया, कहां से, रोप से, ठीक है। When a horizontal force is applied on the mass, the rope is deviated at an angle of 45 degree at the roof point. जब इस पे क्या लगाया गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया, जब इस रोप पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया, the rope is deviated at an angle of 45 degree of the roof point, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगाने से ये रोप जो है वो क्या कर गई, डेविएट कर गई 45 डिग्री 10 किलो के मास में। समझ गए? अब सवाल क्या कह रहा है, तो कितना फोर्स लगाया गया ये बता। इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम, अब ये अगर यहाँ पे क्या आ जाए इक्विलिब्रियम पे, तो बताइए कि कितना फोर्स लगाया गया था, कितना फोर्स लगाया गया था। सवाल समझ गए हो? इधर की तरफ कितना फोर्स लगाया गया, ट्राई कर सकते हो। जब ये इधर से इधर आ गई तो यहां पे लगने वाले तमाम फोर्सेस आप लोग निकाल लीजिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लगाया गया अभी है कि नहीं है? इस पॉइंट पे सभी कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आप लोग पता कर लो, और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट पे सभी कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस निकाल लो, कितने हैं सारे फोर्सेस। और क्योंकि ये बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होगा, ऊपर का फोर्स नीचे के, दाएं का बाएं के, हर फोर्स दूसरे फोर्स को अपोज कर रहा होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो पहले तो हमको ये बताइए कि सस्पेंडेड कंडीशन पे, इधर बना लें, यहां पे इस कंडीशन पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। ये 45 डिग्री का एंगल है। इस कंडीशन पे यहां पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो टी लग रही है, टेंशन। ये कौन सी फोर्स लग रही है, तनाव। अब ये तनाव जो है इसके भी दो कंपोनेंट हैं, आप दिमाग लगाओगे तो इस टेंशन, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ। समझ आ रहा है? अगर ये t है तो ये t cos थीटा हो गया, ये क्या हो गया, t sin थीटा हो गया। हमको ये बताइए इस t cos थीटा ने किसको बैलेंस किया है, mg वेव को, और t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, r का सरफेस नहीं है, हवा में r हो जाइए होगा, यहां से भी एक फोर्स लगाया गया था, यही तो F। तो F इधर लग रहा है और t sin थीटा कहाँ लग रहा है, तो किसी भी समय में जब F जो है वो t sin थीटा के बराबर हो जाएगा। सुन रहे हो ना, F किसके बराबर हो गया, t sin थीटा, और t cos थीटा किसके बराबर हो गया,
टी कॉस थीटा बराबर हो गया mg के, तब ये बॉडी कहाँ रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। आया कि नहीं आया समझ में? क्या निकालना था हम लोग को? f। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दो। जब इसको इससे डिवाइड कराओगे तो f डिवाइडेड बाई mg, टी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। n की जगह क्या लिखोगे? 10, g की जगह 10 ही ना, 10 और tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। तो 4 सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 100। ठीक है? नहीं समझ में आया? आओ इसी तरीके का एक और सवाल आप लोग ट्राई करो। ये हटा दें। देखो बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन है। A 6 kg mass is suspended by a 2 meter long rope। एक 6 किलो का मास है, वो 2 मीटर लंबी रोप से सस्पेंडेड है। 2 मीटर लंबी रोप से सस्पेंडेड है और रोप का मास नेग्लिजिबल है। A horizontal force of 50 Newton is applied at the midpoint of the rope। रोप के बीच में 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया। बीच में मतलब 2 मीटर के बीच में 1 मीटर पे फोर्स लगाया गया। तो कितना एंगल बताइए उसको शिफ्ट होना पड़ेगा वर्टिकल के साथ, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कितना एंगल उसे शिफ्ट होना पड़ेगा? मतलब आप ऐसा समझिए कि एक रस्सी है। ये क्या है? रस्सी से कितना मास सस्पेंडेड है? 6 किलो। रस्सी के बीच में हमने हॉरिजॉन्टल, उधर देखो बेटा, रस्सी के बीच में हमने ऐसे फोर्स लगाया, तो रस्सी ऐसे हो गई होगी और नीचे वाला मास ऐसे होगा। रस्सी ऐसे था, बीच से फोर्स लगाया, रस्सी ऐसे हो गई। अनुश्री इधर देखो, रस्सी ऐसे हो गई और नीचे का मास ऐसे सस्पेंडेड हो गया वजन की वजह से अपने। मतलब डायग्राम कैसे बनेगा? ये हुआ करती थी वो रस्सी, फोर्स लगाया गया बीच से 50 न्यूटन का। अब वो रस्सी कैसी हो जाएगी? अब वो ऐसी हो जाएगी, बीच से फोर्स लगा दिया गया। तो बताइए कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी ताकि वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाए। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? आ गया ना? चलो भैया, फिर वही वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, उससे अपना इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। बताओ भाई, इस पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? फिर वही है टी, और इधर की तरफ टी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा ही होगा। यहाँ क्या लगेगी? टी साइन थीटा। नीचे की तरफ क्या लगेगी? mg इसकी वजह से लगेगी, 6 की वजह से। तो कौन कौन सी फोर्सेस बराबर होंगी? टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? mg के। एक इक्वेशन ये बन गई। टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? f के। इधर की तरफ लग रहा है f। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा के अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कराओगे, टी साइन बाई टी कॉस tan थीटा इक्वल्स टू f बाई mg। अब f की जगह क्या लिखोगे? 50, m की जगह 6, g की जगह 10। ये आ गया tan थीटा इक्वल टू 5/6। अब tan थीटा की वैल्यू 5/6 कब होती है ये आप सोच लीजिएगा। सबको आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो अभी बताओ। आओ देखो सभी लोग, हटाऊं? आप एक बात बहुत क्लियर समझ आ गई होगी तक आप लोग को कि क्वेश्चन में चाहे जो कहानी बोल रहा हो, आपको वेक्टर डायग्राम से मतलब है। आपको सिंपल वेक्टर डायग्राम बनाना है, आपको हेलीकॉप्टर, आपको विमान नहीं बनाना है। आप सिर्फ लाइनें बनाइए,
बात समझ में आ रही है? बस उसी से काम हो जाएगा। अब जैसे यही अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या है कि भैया क्या था सवाल यार, भूल गए सवाल। अरे इधर से जो है, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, इधर और इधर सही है। इधर जो है एक पुली लगा दो, इधर जो है पुली लगा दो, सही है। और यहाँ जो है एक रस्सी जो है ऐसे फेंक दो, बात समझ में आ रही है? ये रस्सी फेंक दी, ये हिमांक यहाँ गिर गए थे तो उनको खड्डे से निकालने के लिए इस रस्सी से इधर से अभिश्रुत और इधर से जो है उत्कर्ष खींच रहे हैं, सही है। सवाल समझ में आ गया? अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चनों में ऐसा कहा जाएगा ये सब हो रहा है, वो आपको किससे मतलब है? हाँ वेक्टर, आपको केवल लाइनों से मतलब। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या लाइनें हैं क्या क्या नहीं है, बस उससे देखो। अब हम इतना सारा नाटक हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ खड्डे को देखेंगे। तो यहां से रस्सी ऐसे गई, यहां से रस्सी ऐसे आई, और यहां है मास जिसको उठाना है। आ गया ना समझ में? समझ गए? अब भैया कौन कौन सी, बस फोर्सेस समझ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन तो हो जाएगा। फोर्सेस समझिए। सबसे पहले तो यहां लग रहा होगा तनाव T, यहां लग रहा होगा तनाव T, और ये लग गया आपका, इसी से कंपोनेंट बनाएंगे। तो भैया ये एंगल अगर हम थीटा कह दें तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अरे वो बराबर सिमेट्रिकली गिरा था हिमांक के अंदर, ठीक है। अब यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इसका टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा होगा, सुन रहे ना बेटा? और इसका भी टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा होगा। कितने टी कॉस थीटा ऊपर लग रहे हैं? तो ऊपर की तरफ लग रहा है 2t cos थीटा, और यही वो फोर्स है जो हिमांक के mg को खींच रहा है। 2t cos थीटा ही किसको खींच रहा है? mg को। अब अगर हिमांक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर खींचे जा रहे हैं तब तो एक्सेलरेशन क्या होएगा? तो सुन रहे हो ना, 2t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हिमांक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं ऐसे, तो 2t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू ma, a को 0 लिख दोगे, तब 2t cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर ही आ जाएगा। नहीं समझ में आया? या फिर एकदम ही जोर जोर से खींचा जा रहा है तो हिमांक किसी एक्सेलरेशन से भी ऊपर जा सकते हैं, तब 2t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। लेकिन फिलहाल धीमे धीमे ही खींचा जा रहा है रस्सी टूटने का डर, ठीक है। इसीलिए 2t cos थीटा किसके बराबर हो गया? अब इधर वाला फोर्स क्या होगा? ये t है तो ये क्या होगा? और इसका ये तो कैंसिल हो गया, ये t sin थीटा ये t sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। मतलब हिमांक इधर उधर नहीं हो सकते हैं, वो सीधा ऊपर ही उठ रहे होंगे, है ना। अब जो यहाँ पूछे वो आप निकाल सकते हो। क्या पूछेगा? कितना? सेम है, मतलब सेम रस्सी से सिमेट्रिकली खींचा जा रहा है। तो अलग अलग होगी तो अलग अलग देखा जाएगा। अलग अलग होती तो t1 cos थीटा प्लस t2 cos थीटा कर दें। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से जो पूछे आप वो निकाल सकते हो। पूछने को बहुत कुछ पूछ सकता है, कहेगा कि ये खड्डे की गहराई d है, बताओ कितने समय में हिमांक को ऊपर खींचा जा सकता है, या भी और भी चीजें बोल सकता है ना। या फिर कहेगा इस रस्सी की लंबाई L है। क्लियर हो गया? बताना है ये वाला, आ गया वो।